हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। आई नो थोड़ा सा गैप हो गया था बीच में, सेशन 4 तक मैंने अपलोड कर दिए थे, बट नाउ आई एम बैक विद द नेक्स्ट सेशन। एंड थोड़ा सा एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग भूल गए होंगे कि भाई हमने अभी तक क्या पढ़ा था। तो हमने अभी तक बच्चों जो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो कवर कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आप बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स और एक मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रो यानी लंबी चेन्स हैं और उन्हीं के जो मोनोमर्स हैं उनको हम माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल वर्ड उन्हीं कंपाउंड्स के लिए यूज होता है जिनके पास कार्बन हो, यानी कि जो मतलब एक तरह से कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो या उनके डेरिवेटिव्स हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हमारी सेल में प्रेजेंट हैं वो सब बायोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हमने अभी तक बायोमॉलिक्यूल्स में इस वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया अमीनो एसिड्स के बारे में, फिर हमने लिपिड्स के कंपोनेंट्स पढ़े, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड्स की फॉर्म में फैट एंड ऑयल, फिर हमने न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था मेटाबोलाइट्स के बारे में कि मेटाबॉलिज्म के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अगर फर्स्ट टाइम बन रहे हैं तो प्राइमरी, और अगर उनके मॉडिफिकेशन से कोई नेक्स्ट कंपाउंड बन रहा है तो वो कहलाएंगे सेकेंडरी। जैसे प्लांट्स वगैरह से जो हमें स्टोर्ड चीजें मिलती है ना, रेजिन्स, टैनिन्स, गम्स, लेटेक्स, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में जब डाइजेशन से चीज़ें फर्स्ट टाइम बनती हैं तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो जाते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों ने सब कवर कर लिया होगा। प्लस मैक्रोमॉलिक्यूल्स का भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था। भाई मैक्रो मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टन से भी ज़्यादा होता है उनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखा था। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हम सेल का मेथड, ग्राइंडिंग मेथड हमने पढ़ा था, तो उसमें जो ऊपर जब हम छानते हैं उसको चीज़ क्लोथ से, तो ऊपर जो रह जाता है रिटेंटेट, दैट इज एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, उसमें आपको 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स, ठीक है। तो अब प्रोटीन का मोनोमर कौन है? प्रोटीन का मोनोमर है अमीनो एसिड। यहाँ पे मैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स के नाम लिख रही हूँ, ये मैक्रो हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स के मोनोमर्स कौन है? सिंपल शुगर्स, ठीक है। देन न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए आरएनए का मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है। लिपिड्स अब हम दोबारा नहीं पढ़ने वाले। इफ यू रिमेंबर हमने कहा था लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर। चाहे से लिपिड मैक्रोमॉलिक्यूल में मिलता है बट ये पॉलीमर नहीं है। इसके सिंपली हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे कि ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल या इनका कॉम्बिनेशन होता है, तो ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ ये 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से, ठीक है। बैकअप हो गया, पूरा डिवीजन हो गया। चलिए अब सबसे पहले प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं भाई। अच्छा ये बात भी तुम्हें समझ में आ रही है ना कि अगर हम प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं तो एक तरह से प्रोटीन कैसे बना, अमीनो एसिड्स, इन सबको ना मोती समझ लो तुम। मोती जुड़ते जा रहे हैं और माला बनती जा रही है एक मोतियों की, तो लीनियर चेन, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स अगर जुड़ते जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएगा। सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ते गए तो कई सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड जुड़ते गए तो डीएनए या आरएनए बन जाएगा, ठीक है। तो इनको इंडिविजुअली तो अब हम समझ चुके हैं ना। अब कोई भी बच्चे के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैम अमीनो एसिड किसका बना होता है, को पता होना चाहिए। अमीनो एसिड हमने पढ़ा था, कार्बन था, कार्बन पे क्या था? कार्बन पे एक तरफ अमीनो ग्रुप था, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, और एक तरफ H ग्रुप था और एक तरफ R ग्रुप था। तो आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक इनके एलिमेंट्स पता होने चाहिए, कोई भी एकदम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। सिंपल शुगर क्या है भाई, कोई आपसे पूछ ले तो ग्लूकोज का नाम याद आना चाहिए। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, तो ये भी CHO के कंपाउंड है। न्यूक्लियोटाइड कोई पूछ ले क्या होता है भाई, तो न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको बताया था 3 चीजें जुड़ती हैं। एक शुगर होता है, शुगर को एक तरफ से नाइट्रोजनस बेस पकड़ता है और 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप पकड़ता है। तो ये इनका जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो कंपोजिशन है, नाउ वी नो। अब हमें सिर्फ क्या समझना है, इनको जोड़कर पॉलीमर्स बनाने हैं कि अगर अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं चेन बनाने के लिए तो कौन से बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर ग्लूकोज जुड़ता जा रहा है तो कौन से बॉन्ड बनेंगे, अगर न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जा रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो ये बॉन्डिंग हमको इन तीनों में बेसिकली समझनी है। उसमें से प्रोटीन में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे क्योंकि प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो प्रोटीन्स में सबसे पहले एनसीईआरटी होगी, आप लोगों के पास खोल ली होगी, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी ये वाले लेक्चर्स अगर कोई भी बच्चा बिना एनसीईआरटी सामने रखे, बिना पेन पेंसिल हाथ में लिए देख रहा है
तो वेस्ट है इनको देखना, ठीक है। कोई मूवी तो है नहीं कि आपने देख लिया एंटरटेनमेंट के लिए, आपको समझना है, चीज़ों को लिखना है, नोट करना है और उनको दिमाग में याद रखना है, तब जाके नीट में इन सेशंस का कोई फायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलिए, तो प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं भाई। ये देखो, सबसे पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यही नहीं पता होता कि प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ज़रूरी नहीं है हमेशा ऑप्शंस में प्रोटीन ही लिखा हुआ है, बहुत बार प्रोटीन्स की जगह पॉलीपेप्टाइड वर्ड लिखा हुआ आ जाता है। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन चेन को ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, तो जब अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं ना, तो अमीनो एसिड्स के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है, क्योंकि इसमें CONH ग्रुप आ जाता है। इस तरफ का जो COH है और इस अमीनो एसिड का जो NH2 ग्रुप है ना, तो दोनों से H2O रिमूव हो जाता है और जो बॉन्ड बनता है दैट इज CONH बॉन्ड। तो ये क्या है? दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमीनो एसिड्स के बीच में। इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोटीन्स में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो आप प्रोटीन चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हो। डू रिमेंबर, दे आर लीनियर चेन्स। पहले ही क्लियर कर दिया है कि भैया दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एज शोन इन फिगर 9.3। अभी आएंगे इस फिगर पर हम। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, जैसा कि शुरू में कहा। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, पहले भी पढ़ा था हमने कि अगर हम प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स की बात करें, वैसे तो अमीनो एसिड बहुत होते हैं, बट वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स बनाने में इन्वॉल्व हैं वो 20 तरह के हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेट 21 है, बट एनसीईआरटी ने अभी भी 20 ही माना हुआ है, ठीक है। तो वो जो 20 अमीनो एसिड्स हैं लाइक एलेनिन, सिस्टिन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन, यहाँ तो एक्सेट्रा कर दिया। एनसीईआरटी में ना आपको इन 20 अमीनो एसिड्स के नाम नहीं दिए हैं बच्चों, बट जस्ट फॉर यू मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ऐड की है। इसमें टोटल 21 अमीनो एसिड्स के नाम हैं, जिनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अमीनो एसिड्स तो ये रहे। एसेंशियल भी बताती हूँ एसेंशियल क्या होता है, और बाकी के अगर मैं 21 कह रही हूँ तो बाकी के जो 12 अमीनो एसिड्स हैं वो यहाँ पर। इनमें से भी बता दूँ, जो सेलेनोसिस्टीन है ना, ये 21st अमीनो एसिड है, ये सबसे लास्ट में ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये सारे अमीनो एसिड्स की लिस्ट है। आपको ना हमारे टाइम पे तो हमें याद करना होता था कि भैया कौन से एसेंशियल हैं, कौन से नॉन एसेंशियल हैं। आपको बहुत पुराने PYQs में ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, बट अब ये सब नहीं पूछा जाता। हाँ, आपको अमीनो एसिड कौन कौन से हैं वो नाम ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर में कहीं ना कहीं फिर जेनेटिक्स में आगे बहुत जगह ये अमीनो एसिड्स के नाम आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं। जैसे हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड है, आइसोल्यूसिन, ठीक है। इनमें से भी चलो मैं काम करती हूँ, जो इंपॉर्टेंट वन है ना, जो बार बार काम आते हैं उन पर स्टार बना देती हूँ, तो वो तो आप ध्यान रखना। लाइसिन पढ़ते हो? लाइसिन और आर्जिनिन बताया था कहीं पर, याद आ रहा है किसी को? बेसिक अमीनो एसिड्स में पढ़ा था हमने। देन मिथियोनिन और सिस्टीन, ये दोनों भी बताए थे क्या? अच्छा चलो, ये दोनों शायद है ना एनसीईआरटी में नहीं था इसलिए बताने से रह गया। आप कहीं भी अपनी एनसीईआरटी में लिख दो, ये दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं बच्चों। पूछते हैं विच आर द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। नॉर्मली तुमने अमीनो एसिड के फॉर्मूले में सल्फर थोड़ी ना देखा है, अगर R ग्रुप में कोई सल्फर है तो फिर वो होगा। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में सिस्टीन एंड मिथियोनिन आता है, CM, ठीक है। सिस्टीन एंड मिथियोनिन आता है, ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हो गए। फिनाइल एलेनिन का नाम तो हर जेनेटिक्स में बहुत बार यूज हुआ है जब आप ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। देन ये है वेलिन और ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो इनका भी नाम आ जाता है। टायरोसिन कई सारे हॉर्मोन्स वगैरह का प्रिकर्सर होता है, उसको बनाता है, तो टायरोसिन का नाम भी ऑप्शंस में मिल जाएगा, ठीक है। देखो ग्लाइसिन हमने पढ़ा था ना, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्पार्टिक एसिड हो गया, एस्पैरेजिन हो गया, आर्जिनिन है, एलेनिन है, नाम जो है वो सारे दिमाग में होने चाहिए आपके। अगर 4 ऑप्शन, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमीनो एसिड, और कुछ भी उलझाने वाले ऑप्शन लिख दिए, तो ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये एक अमीनो एसिड का नाम है। तो इसलिए ये लिस्ट आप अपने बुक में, अपने नोट्स में ज़रूर से बना लेना। ये याद करने के लिए कोई नीडफुल नहीं है कि कौन से एसेंशियल हैं और कौन से नॉन एसेंशियल, इनकी डेफिनेशन हम अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। वापस आ जाएं तो यहाँ क्या लिखा है कि ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करो, अ प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर नॉट अ होमोपॉलीमर। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हिस्टिडीन ही जुड़े जा रहा है और एक लंबी सी चेन बना रहा है, या अकेला एस्पैरेगिन ही जुड़ा जा रहा है और एक लंबी सी चेन बना रहा है। कभी भी प्रोटीन्स होमोपॉलीमर्स नहीं होते, हेटेरोपॉलीमर होते हैं।
यानी यूँ समझ लो कलरफुल मोतियों की माला है। ऐसा नहीं कि सारे वाइट मोती एक जैसे मोती नहीं है, सारे मोती अलग अलग टाइप के हैं। सेम मोती रिपीट हो सकता है, अलग अलग सीक्वेंस में है, अलग अलग टाइप के हैं, है ना। तो प्रोटीन हमेशा एक हेटेरोपॉलीमर होगा, क्योंकि अभी जब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो कार्बोहाइड्रेट में दोनों तरह के पॉलीमर्स हैं बच्चों। वहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की चेन होमोपॉलीमर है, जबकि कुछ हेटेरोपॉलीमर है, लेकिन प्रोटीन इज ऑलवेज अ हेटेरोपॉलीमर। डू रिमेंबर, प्रोटीन इज ऑलवेज अ हेटेरोपॉलीमर। पूछ सकते हैं आपसे नीट में, ठीक है। और इन्होंने होमोपॉलीमर को डिफाइन कर दिया कि भाई होमोपॉलीमर वो होता है जहां पर वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीट हो रहा है नंबर ऑफ टाइम से। तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है। नाउ दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेंट इज इंपॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन्स यू विल लर्न, ठीक है। ये कुछ लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो डायरेक्टली इस पर आ जाओ। Certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet। भाई कोई भी चीज़ या तो हमारी बॉडी में बनेगी, नहीं बन रही तो हमें उसको डाइट के थ्रू खाना होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब इन्होंने क्या है ना बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा कर लिखा है, मैं तुम्हें बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। एसेंशियल का मतलब विच आर नेसेसरी इन डाइट, जो भी हम डाइट लेते हैं ना उस डाइट में ये वाले अमीनो एसिड्स होने ही होने चाहिए। क्यों होने चाहिए बताओ, क्योंकि बॉडी इनको बना नहीं सकती, दे कांट सिंथेसाइज इन बॉडी। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लगता है यार एसेंशियल अमीनो एसिड है तो एसेंशियल है तो इसका मतलब तो बॉडी उन्हें बनाएगी क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी तो दोनों हैं, ये भी चाहिए हमें और ये भी चाहिए। एसेंशियल एक तरह से अगर हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग देखें, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों के बिना ही काम नहीं चलने वाला। तो रिक्वायरमेंट तो दोनों की हाईली है, बट जिनको बॉडी नहीं बना सकती उनको डाइट में लेना एसेंशियल है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड, नेसेसरी इन डाइट एज बॉडी कांट सिंथेसाइज देम। ये बॉडी में नहीं बन सकते, समझ गए, बॉडी कांट सिंथेसाइज देम, ध्यान रहेगा। तो नॉन एसेंशियल कौन हुए भाई, नॉन एसेंशियल का मतलब ये मत समझना कि हमें चाहिए ही नहीं, ये भी हमें चाहिए बट ये डाइट में एसेंशियल नहीं है। नॉट एसेंशियल इन डाइट, इनको खाओ मत खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि बॉडी इन्हें खुद बना लेगी, एज बॉडी कैन सिंथेसाइज देम। समझ गए ना, ये भूलना नहीं। तो आप ध्यान रखना कि जो नाम दिया गया है इनको वो किस बेसिस पर दिया गया है, डाइटरी इंटेक के बेस पर दिया गया है। अगर डाइट में ज़रूरी है खाने यानी बॉडी उन्हें नहीं बना रही, अगर डाइट में नहीं खाएंगे तो काम चल जाएगा यानी बॉडी उन्हें बना रही है। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, तो लाइन आ जाएगा एसेशन रीजन में कि डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। बिल्कुल ठीक है, डाइटरी प्रोटीन्स मेनली कौन है, जिनसे हमें एसेंशियल अमीनो एसिड मिले। देयरफॉर अमीनो एसिड्स कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल को कैसे डिफाइन किया है, द लेटर यानी कि नॉन एसेंशियल आर दोज विच आर बॉडी कैन मेक while we get essential amino acid through our diet। देखो कितना कंफ्यूज करके यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए कह रही हूँ इसके साइड में आप एनसीईआरटी में यहाँ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की डेफिनेशन अपने वर्ड्स में लिख देना, वरना बाद में भूल जाओगे, ठीक है। कुछ लाइन्स ना एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूजिंग होती है। नाउ आगे देखो क्या लिखा है, प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस वी ऑल नो, भाई आपकी बॉडी में यू नो ना जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ हॉर्मोन्स प्रोटीन के बने हुए हैं, एंजाइम्स सब प्रोटीन के बने हुए हैं। इवन जब आप किसी से फाइट करने के लिए आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है तो वो भी क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इवन आपने सेल में, आपको ध्यान है जब हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था तो कुछ चैनल प्रोटीन्स देखी थी, तो चैनल प्रोटीन्स का तो नाम ही चैनल प्रोटीन है, यानी वो भी तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक। तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट चैनल्स बनाते हैं, फाइट करते हैं इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से। यहाँ बात हो रही है एंटीबॉडीज़ की, ठीक है। हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं और भी बहुत सारी फॉर्म में प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। एंड यू नो प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक भी है, ठीक है। कोलेजन भी एक प्रोटीन है। जितने भी एंजाइम्स आप पढ़ते हो, रुबिस्को फोटोसिंथेसिस में बहुत यूजफुल है, ये सब प्रोटीन्स ही हैं, डू रिमेंबर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है बच्चों, बहुत फ्रिक्वेंटली नीट में पूछते हैं, हाईलाइट कर दो। एक तो कॉलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। अगर हम पूरे एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो एनिमल्स में जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन है वो है कॉलेजन, क्योंकि कॉलेजन हमारे कनेक्टिव टिश्यू में होता है। पढ़ा है ना आपने कॉलेजन फाइबर्स, कितना कॉमनली पढ़ते हो, हर जगह इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, कनेक्टिव टिश्यू है, वहाँ पर क्या होगा, कॉलेजन प्रोटीन्स होंगे। तो एनिमल वर्ल्ड में तो मोस्ट अबंडेंट कौन सा हो गया, कॉलेजन।
और अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कोलेजन नहीं होता, तो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन होता है? हर प्लांट फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा ना, और फोटोसिंथेसिस में भी कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल सब प्लांट्स करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता वो पढ़ोगे आगे प्लांट फिजियोलॉजी में। तो वहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है बच्चों रुबिस्को, जिसका फुल फॉर्म भी दे रखा है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी ये फुल फॉर्म, बट फोटोसिंथेसिस कराऊंगी तब यू नो कि क्यों इसको राइब्यूलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज कहते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रुबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। अब होल बायोस्फीयर क्यों लिख दिया? क्योंकि अगर ओनली प्लांट्स पूछ लें तब भी रुबिस्को, और अगर पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स सबको मिलाकर अगर देखें ना तो कोलेजन से भी ज़्यादा अमाउंट किसका है? रुबिस्को का है। इसलिए ध्यान रखना कि नीट में क्या लैंग्वेज है क्वेश्चन की। अगर होल ऑफ द बायोस्फीयर पूछा है तो कोलेजन मत कर देना, तब रुबिस्को करना है। प्लांट्स पूछा है तब भी रुबिस्को करना है, और अगर एनिमल्स पूछा है तो आपको कोलेजन टिक करके आना है। एनिमल्स में रुबिस्को का क्या काम? ठीक है ना, तो आप लिख लो कि जो रुबिस्को है इट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, यूज्ड इन कैल्विन साइकिल। ये कैल्विन साइकिल का एक एंजाइम है, ठीक है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, जिससे तुम थोड़ा सा कोरिलेट कर पाओगे कि हाँ भाई इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और इसी पैराग्राफ के बाद एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको कुछ प्रोटीन्स के नाम और उनके फंक्शंस बताए हैं। इनको आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में पढ़ोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इंपॉर्टेंट लिख दो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखो कोलेजन प्रोटीन, अभी भी बताया मैंने, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस, यानी हमारा कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। कनेक्टिव टिश्यू में ज़्यादातर जगह कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे आपको। ट्रिप्सिन कहीं याद है किसी को? जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से पता है उसको याद होगा, 10th में भी पढ़ते थे आप। जो जस्ट 11th में, जो ड्रॉपर है वो तो ट्रिप्सिन को भूल ही नहीं सकते भाई। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। पता है, याद आ रहा है क्या कौन से जूस में होता है? इन पेनक्रियाटिक जूस, इन पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में था ना ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। देन इंसुलिन, इंसुलिन को तो पहचान जाओ, हार्मोन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, इसकी कमी से तो डायबिटीज होती है। देन एंटीबॉडीज जो हैं वो भी एक तरीके की प्रोटीन हैं जो फाइट कर रही हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं। रिसेप्टर क्या होता है भाई? किसी भी, जैसे रिसेप्टर में सेंसरी रिसेप्टर्स तो आप सब जानते हो, हमारे जो स्मेल के रिसेप्टर्स हैं, हम बोलते हैं टंग पे कुछ टेस्ट बर्ड्स हैं, तो इन सब पे जो रिसेप्टर है ना बच्चों, जो एग्जैक्टली वो पार्ट सेल का जो सेंस को रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाएगा, वो भी एक तरीके का प्रोटीन होता है। तो स्मेल, टेस्ट, ये जो भी रिसेप्टर्स हैं वो भी प्रोटीन है। प्लस हॉर्मोन्स क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि जब आप सबसे लास्ट चैप्टर में हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि जैसे अगर ये एक सेल है तो सेल की सरफेस पर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे अपने घर के बाहर डोरबेल नहीं लगी रहती, बिल्कुल वैसे ही सेल की सरफेस पर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब भी कोई हार्मोन आता है तो उसको सेल के अंदर नहीं जाना होता, वो हार्मोन यहाँ आके बाइंड हो जाता है अपने रिसेप्टर पर, डोरबेल बजा देता है और सेल को सिग्नल मिल जाता है कि भाई अब तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, तो हार्मोन्स के जितने भी रिसेप्टर सेल पे लगे हुए हैं वो सब भी क्या हैं? एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। ओके, और इस पर बहुत क्वेश्चन आया भाई, इस पर स्टार बना दो तुम, ये और कहीं नहीं पढ़ोगे क्योंकि इसके बारे में आगे। GLUT4, यहाँ पे ग्लू ग्लूकोज के लिए है, टी ट्रांसपोर्ट के लिए है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली GLUT4 भी क्या होता है? GLUT4 भी सेल में कुछ चैनल गेट्स टाइप होते हैं जिनको आप बोलते हो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ग्लूकोज क्या है? देखो हमारी सेल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज। ग्लूकोज के बिना सेल एनर्जी नहीं बना सकती, लेकिन ग्लूकोज सेल में डायरेक्टली नहीं जाता। ग्लूकोज किसी भी सेल में तभी एंटर करेगा जब ये चैनल गेट खुलेंगे। तो ये ग्लूकोज के चैनल गेट्स हैं जिनको बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के ना कई सारे टाइप होते हैं, 1 2 3 4, तो उसमें से एक एग्जांपल दे दिया GLUT4। और ये क्या करता है? ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को एनेबल करता है जिससे सेल के अंदर ग्लूकोज आए और सेल अपने लिए एनर्जी बना सके। ठीक है, तो GLUT4 पे क्वेश्चन आएगा कि भाई GLUT4 भी क्या है? तो ये भी एक तरीके का प्रोटीन ही है। ये कोरिलेट नहीं कर पाते हम नीट में, ये तो याद आ जाएगा तुम्हें कि यार ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, बट पूछ लेंगे कि ये क्या है, तो इसका केमिकल नेचर है, इट इज़ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये सारे प्रोटीन्स आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अब इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? ये 9.4 प्रोटीन था ना, तो इसके बाद प्रोटीन के बाद सीधा आपकी बुक में पॉलीसैकेराइड्स दिए हुए हैं। लेकिन पहले मैंने ना यहाँ पर 9.7 टॉपिक उठा लिया, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो उसको खत्म कर लेते हैं। ओके, तो आप एक बार थोड़ा आगे जाओ, बीच वाले जो 2 टॉपिक्स हैं वो हम अभी बाद में लेंगे। ठीक है,
पहले प्रोटीन कवर कर ले, फिर पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड पर जाएंगे। तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करें बच्चों, तो प्रोटीन्स क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत वर्सेटाइल फॉर्म में है, अलग अलग काम कर रहे हैं, कुछ प्रोटीन हमारे स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, कुछ फंक्शंस करते हैं अलग अलग तरह से, तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एक्चुअली प्रोटीन चेन्स की अगर हम बात करें ना, तो प्रोटीन चेन्स में 4 तरह की चेन्स देखने को मिलती हैं। 4 टाइप्स की चेन होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। इनके नाम ही ऐसे रखे गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो इसको पढ़ने से पहले मैं तुमको जो एनसीईआरटी में डायग्राम के बेस पर समझाया है ना, उसके थ्रू एक आइडिया दे देती हूँ कि इन स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है। देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें कि भाई ये कि हमारी बॉडी में एक प्रोटीन चेन बनानी है, तो सबसे पहले तो वही होगा, अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे, कौन से बॉन्ड के थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और एक चेन बन जाएगी लंबी सी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया प्रोटीन का, ये तो बनेगा ही बनेगा। इसके सेकेंडरी टर्शियरी इसको स्किप नहीं कर सकता, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बनेगा ही बनेगा। बट अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, ये कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता, तो इसको फंक्शनल फॉर्म में लाने के लिए, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लाने के लिए क्या किया नेचर ने, इस प्राइमरी चेन से देखो 2 एरो लगे हुए हैं, यानी ये इसी का फर्दर लेवल है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या किया? या तो इस सीधी चेन को डीएनए की तरह, हेलिक्स की तरह फोल्ड कर दिया, या फिर इस चेन से कुछ शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाए। तो अगर हेलिक्स की तरह फॉर्म कर दिया तब तो इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, और अगर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं तो उसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट, सिंपली। ठीक है, तो और यहाँ पर ये जो आपको कुछ बॉन्ड्स दिख रहे हैं क्या, कि भाई ये हेलिक्स स्टेबल रहे, कहीं खुल ना जाए, या ये शीट्स आपस में जुड़ी रहें, कहीं खुल ना जाए, तो इनको जोड़ने के लिए दोनों में ही बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दोनों ही स्ट्रक्चर्स में। तो देखा जाए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड था ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ कौन सा बॉन्ड था? ये लिखा हुआ है पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड तो एज इट इज है ही, प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरह से हो सकता है, या तो कुछ प्रोटीन्स अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में है, या फिर कुछ प्रोटीन्स बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में है। अब तुम्हारी बुक में ना एग्जांपल्स नहीं दे रखे कि भाई सेकेंडरी के कौन से एग्जांपल्स होते हैं, तुम चाहो तो याद रख सकते हो। जैसे केराटिन प्रोटीन बहुत कॉमनली सुना होगा तुमने, तो केराटिन प्रोटीन जो है वो एक तरीके का सेकेंडरी प्रोटीन है। मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ तुमको। ठीक है, अब क्या हुआ कि अभी भी नेचर को लगा कि यार कुछ प्रोटीन्स को हमें फंक्शनल बनाने के लिए ना इनकी और फोल्डिंग करनी पड़ेगी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कोई भी सेकेंडरी हो, चाहे हेलिक्स हो चाहे प्लेटेड शीट हो, दोनों को ही फर्दर फोल्ड होना पड़ेगा एक और फॉर्म में, और उसको आप कहेंगे टर्शियरी लेवल ऑफ प्रोटीन या टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर ये जो फोल्ड होते हैं ना, तो इट विल लुक लाइक अ वुलन बॉल। वुलन बॉल समझते हो? ऊन का गोला। अब तो भाई स्वेटर वगैरह जनरली घर में नहीं बनते, अगर बनते हैं तो अच्छी बात है, आपने देखा होगा, वरना पहले के टाइम में आपकी दादी माँ वगैरह, या हो सकता है आपकी मदर, ऊन के गोले देखे होंगे घर में, जिनसे सिलाई को यूज़ करके स्वेटर्स बनाती थी। तो वो जो वुलन बॉल जैसा दिखता है ना, बिल्कुल वैसी ही प्रोटीन्स टर्शियरी फोल्डिंग के बाद दिखती है, क्योंकि उसमें जो भी थ्रेड है वो एक के ऊपर एक लपेटता जाता है और एक बॉल की तरह बन जाता है, जस्ट लाइक अ वुलन बॉल। ठीक है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में लिखा है ये वुलन बॉल हॉलो होती है, बीच में थोड़ी जगह छोड़कर फिर ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में बदलती है। अब जब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाती है तो अगेन कुछ एडिशनल बॉन्ड्स बनेंगे, तो वहाँ पर फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, प्लस कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी बनते हैं। इनके बारे में एनसीईआरटी में और आएगा, जैसे आप जब वो पढ़ोगे ना एंटीबॉडीज, तो वहाँ पर आएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, या फिर आप इंसुलिन हार्मोन पढ़ोगे वहाँ पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड आता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो पूछते हैं उस पर क्वेश्चन, तो ध्यान रखना कि डाइसल्फाइड बॉन्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, क्वाटरनरी में भी प्रेजेंट हो सकता है, बट टर्शियरी में तो जब भी कोई चेन जो है वो टर्शियरी फोल्ड हो रही है टर्शियरी फॉर्म में, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को यूज करेगी। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब वही 2 सल्फर इसमें यूज होते हैं बॉन्ड बनाने में, इसलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर? तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या क्या याद रखना है आपको? एक तो वुलन बॉल बन जाएगी, ये बॉन्ड्स यूज होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये क्यों करा नेचर ने, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो देखो इसके लिए एनसीईआरटी में एक लाइन दी है, अभी हम जब पढ़ेंगे तब हाईलाइट करवा दूंगी, कि टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको एक इसका एग्जाम्पल दूँ, तो अभी हम इसी चैप्टर में ना एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों एंड में, कि जो एंजाइम्स होते हैं ना वो बिल्कुल ताला चाबी की तरह काम करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम है, अभी हमने देखा था, उसको एक प्रोटीन का डाइजेशन करना है, तो ट्रिप्सिन जो है ना वो अपने उसी प्रोटीन से जुड़ सकता है और किसी से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ट्रिप्सिन जो है वो एंजाइम हुआ,
और उस एंजाइम पर एक कहीं ना कहीं एक ग्रूव या पॉकेट बनी होती है, तो जो प्रोटीन है ना उसकी शेप उस पॉकेट से मैच करती है। सिर्फ वही प्रोटीन उस ट्रिप्सिन की पॉकेट में ग्रूव में जाकर फिट हो सकता है और एंजाइम उस पर अपना एक्शन करेगा। कोई भी और मॉलिक्यूल उस पॉकेट में फिट ही नहीं होगा। इट्स लाइक लॉक एंड की, जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, जैसी ग्रूव है वैसी चाबी में पैटर्न होगा, तो वैसे ही एंजाइम और उसका सबस्ट्रेट बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो ये ग्रूव्स जो नेचर को बनानी थी ना, उसके लिए नेचर ने टर्शरी स्ट्रक्चर बनाया कि जब जो प्रोटीन्स हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर में फोल्ड हो रहे होते हैं तो कहीं कहीं पर कुछ स्पेसिफिक ग्रूव्स या पॉकेट्स छोड़ दी जाती हैं और उन पॉकेट्स में आकर उनका सबस्ट्रेट फिट हो जाता है और वो अपना काम करता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर कई सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। ओके, इसलिए टर्शरी में आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं मोस्ट ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो ज़्यादातर प्रोटीन्स तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, अच्छा प्राइमरी की फॉर्म में जनरली प्रोटीन्स नहीं होती है। प्राइमरी के बाद या तो प्रोटीन को सेकेंडरी में आना पड़ता है या सेकेंडरी के बाद फर्दर टर्शरी में आना पड़ता है, तब जाके प्रोटीन्स अपनी फंक्शनल फॉर्म में आती हैं। बट कुछ प्रोटीन, सारी नहीं, कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो क्वाटरनरी प्रोटीन्स कहलाती हैं। अब क्वाटरनरी प्रोटीन क्या होता है, देखो अगेन एरो जा रहा है, अगेन तुम्हें लग रहा है कुछ फोल्डिंग्स हुई है। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो टर्शरी ने फर्दर फोल्डिंग करके क्वाटरनरी को बनाया तो ये नेक्स्ट लेवल हो गया। एक कंडीशन और है यहाँ पर हमेशा मोर देन वन चेन ऑफ प्रोटीन होगा, मोर देन वन चेन ऑफ प्रोटीन होगा। समझ रहे हो इसका मतलब कि अगर ये एक चेन है, उसने सेकेंडरी बनाया, टर्शरी बनाया और फोल्डिंग करके ये आ गई। अब ये जो आपको दिख रही है ना, ये एक और प्राइमरी चेन, सेकेंडरी, टर्शरी और फिर ये क्वाटरनरी पे पहुंची है। तो यहाँ पर हमेशा दो चेन्स होंगी, चेन ए और चेन बी, और फिर ये दोनों चेन्स आपस में कोई ना कोई बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ी होंगी। तो क्वाटरनरी प्रोटीन की खासियत क्या है कि क्वाटरनरी नेक्स्ट लेवल तो है, प्लस यहाँ पर एक अकेली चेन कभी भी क्वाटरनरी प्रोटीन नहीं बनाती। क्वाटरनरी प्रोटीन में आपको दो पॉलीपेप्टाइड चेन तो मिनिमम चाहिए ही, हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, बट दो चेन्स तो यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। और इसके एग्जाम्पल्स में आपको ध्यान रखना है, पूछते हैं इस बार नीट 2023 में क्वेश्चन था, इसके एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन एंड इंसुलिन। हीमोग्लोबिन पे था क्वेश्चन क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में हीमोग्लोबिन ही दिया है, बट इंसुलिन आप बायोटेक में पढ़ोगे तब आप देखोगे कि इंसुलिन का डायग्राम दिया है, उसमें दो चेन्स होती हैं, ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड, बल्कि प्रो इंसुलिन में तो 3 होती हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो मोर देन वन चेन होना जरूरी है, तब वो क्वाटरनरी प्रोटीन बनेगी। देख ले फटाफट से एनसीईआरटी में क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है भाई। क्वाटरनरी प्रोटीन में स्ट्रक्चर्स में लिखा हुआ है प्रोटीन्स आर, जस्ट अ मिनट, प्रोटीन्स आर मेंशन्ड earlier are heteropolymers containing strings of amino acid. Structure of molecule means different things in different contexts. In organic chemistry, the structure invariably refer to molecular formula. आप किसी का भी structure जानना चाहते हो तो आप उसका molecular formula जान लो। Organic chemist always write a 2D view, उनके अलग अलग तरह के आप structures पढ़ते हैं। While representing the structure जैसे बेंजीन हो गया, नैफ्थलीन हो गया, सब जनरल बात की है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। Physicist conjure up the 3D view of molecular structure, while बायोलॉजिस्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल्स। कौन कौन से 4 लेवल्स हैं? फर्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन। अच्छा, इसको हाईलाइट करना, ये तुमसे अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कौन से स्ट्रक्चर से आपको अमीनो एसिड्स की पोजिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है। तो बट ऑब्वियस आपको कौन सा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा? प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी में आपको सारे अमीनो एसिड दिख जाएंगे। ठीक है, तो अगर पूछ लें कि कौन सा स्ट्रक्चर पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा अमीनो एसिड पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे पे है, तो वहां पर आंसर आएगा आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्रोटीन, ये देखो ये भी था इस बार नीट 2023 में, अब जो लाइन में पढ़ रही हूँ उस पर क्वेश्चन था, ध्यान से देखो क्या लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये नीट 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है ये। अ प्रोटीन is imagined as a line, the left end represented by the first amino acid, but obvious, and the right end represented by the last amino acid. Yes or no? अगर आप प्रोटीन की चेन बनाए जा रहे हो तो ये मैंने बहुत सारे अमीनो एसिड्स जोड़ दिए, ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, ये वाला लास्ट अमीनो एसिड होगा। अब याद करो, फर्स्ट हम अमीनो एसिड को कैसे लिखते हैं? अल्फा कार्बन पे इस तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाते हैं और इस तरफ अमीनो ग्रुप लगाते हैं, एक H ग्रुप होता है, एक R ग्रुप होता है। तो बट ऑब्वियस जो फर्स्ट नंबर का अमीनो एसिड है उसमें सबसे लेफ्ट टर्मिनल पे ये फ्री रह जाएगा ना, और जो सबसे लास्ट अमीनो एसिड होगा
उसमें ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा NH2, ये इसका H ग्रुप और ये रहा R ग्रुप, तो राइट टर्मिनल पे ये वाला ग्रुप फ्री रह जाएगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, हाईलाइट करिए जो क्वेश्चन था नीट में, द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ पर NH2 ग्रुप फ्री रह गया, एंड द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल अमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ पर COH फ्री रह गया। बाकी इसने इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाया होगा, इसने पहले वाले के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाया होगा, यस और नो। तो इसलिए ये आपको एक छोटी छोटी लाइन किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय एन टर्मिनल अमीनो एसिड एंड राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय सी टर्मिनल अमीनो एसिड, ठीक है। नाउ अ प्रोटीन थ्रेड, अब देखो आगे क्या लिखा है, मैंने आपको अभी क्या कहा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ईदर ऑफ अ हेलिक्स और या फिर जो हमने पढ़ा बीटा प्लेटेड शीट, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, हेलिक्स मतलब जैसे घूमती हुई सीढ़ियां होती हैं। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। इन्होंने ये भी कहा है कि जरूरी नहीं पूरा थ्रेड हेलिक्स की तरह लिपटा हुआ हो सकता है उस थ्रेड में से कोई पार्ट में हेलिक्स की तरह कॉइलिंग हो रखी हो, बाकी सीधा हो, ठीक है। इन प्रोटीन्स ओनली, हाँ इसको हाईलाइट करो, अगर हम प्रोटीन में हेलिक्स का फोल्ड देखें तो राइट हैंडेड हेलाइसिस ही मिलते हैं, ठीक है। ये आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जब हेलिक्स बनता है तो जैसे राइट साइड पे क्लॉकवाइज घूमती हुई स्टेयरकेस आपको दिखेंगी, तो प्रोटीन्स में भी लेफ्ट हेलिक्स नहीं होते, राइट हेलिक्स होते हैं, क्लियर। अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स। इसने ये भी कह रखा है कि एक ही प्रोटीन थ्रेड में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप की फोल्डिंग भी देखने को मिल सकती है, ओके। सो जो भी फोल्डिंग हो रही है सेकेंडरी लेवल पर उसे आप क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो यहां से आपका एक तरह से सेकेंड पॉइंट शुरू हो गया, ओके। तो 2 लेवल्स हो गए। नाउ इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, अपने ही ऊपर फोल्ड करेगी, लाइक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट hollow woolen ball giving rise to the tertiary structure. This gave us a 3-dimensional view of a protein. तो नीट में आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन के 3D व्यू को बताता है, तो आपको ध्यान रखना है 3D व्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय टर्शियरी स्ट्रक्चर। और इसकी क्या खासियत है, दूसरी इंपॉर्टेंस, कि टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जब तक पॉकेट्स नहीं बनेंगी, एक्टिव साइट नहीं बनेंगी, वो अपने सबस्ट्रेट से नहीं जुड़ पाएगा। तो जनरली जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है ना हमारी, जैसे केराटिन वगैरह, वो तो सेकेंडरी फॉर्म तक बन जाएंगी, लेकिन जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं उन्हें टर्शियरी फॉर्म में आना पड़ेगा, जैसे कि एंजाइम्स, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। यहाँ से 4 लेवल्स है ना प्रोटीन के। नाउ क्वाटरनरी प्रोटीन की अगर हम बात करें, अच्छा एक आपकी बुक में ना ये डायग्राम और दिया है बच्चों, फिगर 9.4, जिसमें कि ये देखो ये क्या है, सिंपली अल्फा हेलिक्स है, तो ये पूछ लेंगे पहचानो क्या है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ हो गया। यहाँ पर वुलन बॉल की तरह लिपटा हुआ है, तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया प्रोटीन का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये देखो बताया है लेफ्ट एंड एन टर्मिनल और जो राइट एंड है वो हमेशा सी टर्मिनल होगा, ध्यान रखना, इस बार आया हुआ है नीट में ना PYQs बहुत रिपीट होते हैं। नाउ क्वाटरनरी पे आ जाओ। नाउ some proteins are an assembly of, very very important, more than one polypeptide or more than one subunits. The manner in which these individual folded polypeptide or subunits are arranged with respect to each other, कैसे जिस भी मैनर में ये एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, जैसे आपको एग्जांपल दिया है, हो सकता है लीनियर स्ट्रिंग्स बन रही हो स्फेयर्स की, पहले स्फेयर बन गए फिर स्फेयर आपस में जुड़ गए, या फिर स्फेयर एक के ऊपर एक आ गए और एक क्यूब की तरह स्ट्रक्चर बना लिया, या स्फेयर्स ने एक प्लेट की तरह स्ट्रक्चर बना लिया, जो भी अलग अलग ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ये होते हैं, इज द आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड क्वाटरनरी प्रोटीन। तो इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है यहाँ पे, बट सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स आपस में जुड़ के कुछ भी अलग अलग तरह के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स बनाएं तो आप उसे कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है आपको कि जो एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, हीमोग्लोबिन भी ना दोनों स्टेज में अलग अलग होता है, फीटस के पास फीटल हीमोग्लोबिन होता है, हमारे पास एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है। तो हमारे हीमोग्लोबिन को हम ऐसे लिखते हैं HbA, दिस इज एडल्ट हीमोग्लोबिन। अगर फीटल होता तो उसको लिखते हैं HbF, दिस इज फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अगर हम एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करें तो एडल्ट हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी,
2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी 4 सब यूनिट्स हैं जिनमें से ये 2 एक जैसी हैं और ये 2 एक जैसी हैं, तो इन दोनों का सेम नाम रख दें और इन दोनों का सेम नाम रख दें। तो 2 यूनिट्स को कहते हैं अल्फा यूनिट्स और 2 को कहते हैं बीटा यूनिट्स। जब आप उसमें जेनेटिक्स में हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ोगे तो वहां पर आएगा अल्फा चेन, बीटा चेन। तो याद रखना टोटल 4 चेन्स हैं, कौन कौन सी हो गई, 2 अल्फा चेन्स हो गई हीमोग्लोबिन में और 2 बीटा चेन्स हो गई, ठीक है, 2 अल्फा चेन्स हो गई, 2 बीटा चेन्स हो गई, तो टोटल 4 सब यूनिट है। बट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड 2 तरह के हैं, अल्फा एंड बीटा, क्लियर, और इनसे हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है, जिसका कि स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया हुआ है। डन। तो ये आपका कवर हुआ बच्चों प्रोटीन्स के बारे में। आज का सेशन वैसे ही लंबा हो गया बट कोई नहीं, 1-2 दिन नहीं भी था ना तो उसका बैकअप हो गया एक तरह से आज आपका। तो हमने प्रोटीन्स को कंप्लीटली पढ़ लिया है। आप एक बार इसको आज के आज दोबारा पढ़ना, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भूल जाते हैं वरना क्वेश्चंस आते हैं इन पर, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ के साथ आप करते रहो। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स में लिखा है कि मैम आप साथ में PYQs भी करवाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाइए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, हमारे इसी चैनल पर अगर आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे अभ्यास बैच, या फिर जो ऊपर टैब्स दिखती है ना उसमें एक लाइव का ऑप्शन होगा, तो वहाँ पर आप लाइव्स देखना। तो जो आपका 2023 का एग्जाम था उससे पहले हमने डेली कंटिन्यूसली लाइव लिए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उनके सारे सेशंस, बायोलॉजी में सारे मेरे सेशंस अपलोडेड हैं चैप्टर वाइज PYQs के, ठीक है। तो जैसे ही कोई चैप्टर यहाँ पे मेरी तरफ से खत्म होता है आप वहाँ से उसके PYQs कर लें। उसमें लास्ट 10 ईयर्स में जो भी उस चैप्टर के PYQs आए हैं वो मैंने वहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। और अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो भी आपके पास मॉड्यूल है, आपके पास जो भी एक अच्छी बुक आपने ले रखी है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में मत पढ़ना। बस जैसे ही मैं कोई टॉपिक करवाती हूँ तो आप उस बुक में उस टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार कर लिया करो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। इन सेशंस को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती मैं क्योंकि ये शॉर्ट सेशंस है जिससे हर बच्चा रिवीजन कर सके। तो इसमें मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऑप्शन बता दिए, या तो लाइव में जाकर अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो या टॉपिक वाइज जो भी बुक आप फॉलो करते हो ना उसमें से साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछो, ठीक है। तो पढ़ते रहें अच्छे से। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स को कवर करेंगे। ओके, गुड बाय।